जय हिंद दोस्तों, ब्राह्मी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है कि जो सेल होता है उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो ये कोशिका भित्ति जो है इसका थोड़ा सा इंट्रो हम अभी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसका बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति जो होती है ये सबसे बाहरी परत होती है, वो भी किसकी होती है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बाइलेयर्ड होती है, दोहरी परत संरचना होती है और ये पेड़ पौधों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है और बाहरी आघातों से रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसके लिए, लेकिन ये क्या क्या करती है थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं इसका। तो ये सेल को शेप, आकृति, प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। हमने किसी पौधे के ऊपर पैर रख दिया जैसे, लेकिन वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि सेल वॉल वहाँ प्रोटेक्शन का काम करती है। और इसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो वो की थी हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो किस किस का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज का बना होता है। और ये दोनों जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलोज मरी सेल से बना हुआ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम इसका बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हम इसका अभी ऐसे ही इंट्रो कर लेते हैं। और इसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पर कोशिका भित्ति मत कीजिएगा, सॉरी, या कोशिका झिल्ली कर लीजिएगा। कोशिका झिल्ली में सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है फॉस्फोलिपिड, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्लस इसमें पाई जाती है शुगर, मतलब कि शर्करा, और प्रोटीन। ये इन तीनों चीज़ों से बना हुआ होता है। किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड, शुगर और प्रोटीन। और यहाँ पर इसकी मोटाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 75 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 75। और अगर हम नैनोमीटर में बात करें तो 7.5 इसकी मोटाई होती है। और अगर माइक्रोमीटर में बात करें तो 10.007 होती है। और मोटाई कैसे? जैसे ये हमारी कोशिका झिल्ली हो गई। अब ये इसका जो अंदर का पार्ट है इसको हम मोटाई कहेंगे। तो ये मोटाई जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो यहाँ पर मॉडल जो है, ये कोशिका झिल्ली का मॉडल, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था? तो यहाँ पर बहुत ही फेमस पर्सन है, इसका नाम है सिंगर एवं निकोलसन। और यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्लूट मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं? फ्लूट मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। और यहाँ पर सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। और अगर हम ये बात करें कि सबसे पहले देखा किसने था, ऑब्जर्व किसने किया था कोशिका झिल्ली को, तो यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट थे ग्रेंडल ने सबसे पहले किस में देखा था? आरबीसी में। अब आरबीसी आपको पता है कि ब्लड के अंदर की सेल होती है। तो आरबीसी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, हम सिर्फ इसका इंट्रो कर लेते हैं कि आपको पता है कि ब्लड में आरबीसी पाई जाती है और उस आरबीसी में ही सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की खोज हुई थी। तो कभी कभी हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे पहले किसने देखी? तो वो ग्रेंडल ने देखी। और सबसे पहले देखी किस में? तो आरबीसी में देखी। और इसकी खोज जो है, अगर हम खोज की बात करें, यहाँ पर मॉडल तो दिया था सिंगर ने। ठीक है, क्योंकि सिंगर हम ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो सिंगर लोग होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडल भी होते हैं। तो मॉडल सिंगर ने दिया था। और यहाँ पर खोज, इन्वेंशन जो है वो किसने किया था? क्रेमर एंड नगेली, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और अगर नाम की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन जो नाम था वो दिया किसने था? तो वो प्रीफर ने दिया था सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हम याद कैसे करेंगे कि प्रीफर नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे नाम को ही प्रीफर करना चाहिए, तो उसने प्रीफर नाम दे दिया और प्रीफर हम याद रख लेंगे और उसने सेल मेम्ब्रेन नाम दे दिया। ठीक है, अब जो हमारी कोशिका झिल्ली जो है वो कार्य क्या करती है, वर्क क्या करती है, ये क्या होती है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य होती है। कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल ही अंदर या बाहर आ जा सकता है इसमें से,
और यहाँ पर अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो बाहर से अंदर आ जाएगी, और अगर अंदर कोई टॉक्सिक चीज़ है तो वो अंदर से बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, मैं आपको बता देती हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अंदर टॉक्सिक चीज़ है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो बाहर चली जाएगी, और कोई अच्छी चीज़ है, इसके काम की चीज़ है, ठीक है, तो वो अंदर चली जाएगी। तो ये कार्य हमारी कोशिका झिल्ली करती है। और जैसे बाहर से बैक्टीरिया, वायरस कोई आने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करती हैं, उसको आने नहीं देती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी बिल्डिंग में कोई गार्ड होता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। जैसे क्या होता है कि वो ही किसी कॉलोनी में, किसी घर में, किसी बिल्डिंग में तय करता है कि देख के आने देता है किसी को कि कौन सही इंसान है, कौन गलत इंसान है, तो आने जाने का गार्ड तय करता है। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब हम आगे की बात करें कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ 2-3 चीज़ें यहाँ से डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक तो हो गया था कि जो नेम है ये प्रीफर सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रीफर ने दिया था। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या होता है कि अगर हम जेके प्लोव की बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जेके प्लोव। अब इन्होंने क्या किया कि इसका नाम प्लाज्मा लेमा रखा। आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमने स्लाइड बनाई थी पर किसी कारणवश वो डिलीट वगैरह हो गई है। ठीक है, तो यहाँ जेके प्लोव जो है उन्होंने इसका नाम रखा था, सेल मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा लेमा। और यहाँ पर अगर हम क्रेमर और नगेली की बात करें, यहाँ पर ये क्रेमर और नगेली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने खोज भी की थी और इसके अलावा इन्होंने नाम भी रखा था। और नाम क्या रखा था इन्होंने, सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो होते हैं सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब केंद्रक आएगा, लेकिन 1-2 स्लाइड डिलीट हो गई है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज। ठीक है, तो हम थोड़ा सा केंद्रक के बारे में सिर्फ इंट्रो कर लेंगे, फिर उसके बाद में उसके लिए अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम केंद्रक की बात करें, मैं आपको अच्छे से स्लाइड बना के दे दूँगी केंद्रक की। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जो होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है सेल के अंदर, ऑर्गेनेलिस होता है। ठीक है, जैसे ये सेल हो गई, तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो केंद्रक होता है, मतलब कि ये केंद्रक हो गया, यानी कि न्यूक्लियस। और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, अगर हम इसकी बात करें कि सबसे बड़ा न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोशिका का अंग जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। अब इसका नाम और खोज जो है वो केंद्रक किसने दिया था, वो तो दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। मैं यहाँ पर आपको बोल के बता देती हूँ, फिर उसके बाद स्लाइड भी प्रोवाइड करवा दूंगी और एक बार पढ़ा भी दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये केंद्रक जो होता है इसको क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल का ब्रेन, ये ब्रेन कहते हैं। और इसके अलावा इसे सेल मैनेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मैनेजर भी कहेंगे। ये हो गया केंद्रक। तो ये क्या है हमारा, आप नोट करते जाइएगा, सेल मैनेजर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर केंद्रक जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर केंद्रक जो होता है उसमें के पास
क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि केंद्रक के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, तो यहाँ पर एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अब वो सेल कौन सी है, तो वो है आरबीसी। अब आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस ही नहीं है, तो यहाँ पर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो यहाँ पर डीएनए भी नहीं होगा, तो यहाँ पर डीएनए भी नहीं पाया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन आता जाता है कि जब कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो वहाँ पर कौन सी सेल नहीं लिया जाती है, क्योंकि आरबीसी नहीं ली जाती है। और क्यों नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, और इन दोनों में ही डीएनए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर न्यूक्लियस की स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, कैरियोलॉजी कहलाती है, क्योंकि जहाँ पर भी कैरियो आ जाए शब्द तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। तो कैरियोलॉजी जो है वो हमारे न्यूक्लियस की स्टडी कहलाती है, और कैरियो मतलब कि केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर केंद्रिका की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि केंद्रिका जो होती है वो क्या होती है, ये हो गई सेल। अब इसके अंदर हो गई केंद्रक, और केंद्रक के अंदर हो गई केंद्रिका, ठीक है। और यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस जो होता है इसके ऊपर जो होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं आपको अभी दूसरे कलर से समझा देती हूँ। ये जो है ये न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और ये तो हो गया न्यूक्लियस, और ये अंदर वाली हो गई केंद्रिका, ये केंद्रक और ये केंद्रिका हो गई, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं इसकी न्यूक्लियर के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे क्या, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। और यहाँ पर ये बनी किसकी होती है, तो वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की, ठीक है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ऐसे कुछ आ जाए एग्जाम में, तो उसकी बनी हुई होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर अगर आप पेन कॉपी नहीं भी लेकर बैठते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसका वर्क क्या होता है, न्यूक्लियर को सुरक्षा देना, क्योंकि ये इसका बाहरी आवरण है, और बाहरी आवरण करता क्या है, सुरक्षा देता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारी त्वचा होती है, तो त्वचा जो होती है हमारे शरीर को सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर और ये केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में होती है, डेवलप कोशिकाओं में ही होती है, और डेवलप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियर के ऊपर जो आवरण है इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवलप भी कहलाएगा। अब ठीक है, एनवलप कैसे, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप क्यों कहते हैं, तो एनवलप मतलब होता है लिफाफा, जिसके अंदर पैसे देकर बेचते हैं ताकि वो पैसे गिर फट न जाए, और ये यूकैरियोटिक में होती है। ऐसे ही इस केंद्रक को कोई नुकसान नहीं हो, ये गिर भी नहीं जाए, इधर उधर न चला जाए, तो इसके लिए क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और अभी हमने केंद्रिका की बात की, जो अभी हमने बताया यहाँ पर डायग्राम से कि केंद्रिका जो होती है वो कैसे होती है, ये सेल हो गया, ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर जो है ये केंद्रिका हो गई, ठीक है। तो इस केंद्रिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये इसको कहेंगे न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या होती है, डार्क पर्पल गाढ़ी होती है, ठीक है। इसका जो होता है कलर वो क्या होता है, डार्क पर्पल होता है, और ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब ये दिखेगा कब, तो ये सेल डिवीज़न के टाइम पर दिखती है। कब दिखती है, सेल डिवीज़न के टाइम पर दिखती है, और यहीं से सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है सेल डिवीज़न स्टार्ट, और यहीं से हमारा सेल डिवीज़न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेल डिवीज़न में जो न्यूक्लियोलस जो होता है, यानी कि ये अंदर का न्यूक्लियोलस दिख रहा है आपको, इसका भी
सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, यहाँ पर सेल डिवीज़न क्या होता है, मतलब डिवीज़न मतलब कि विभाजन, विभाजन मतलब कि आधा आधा। जब ये सेल डिवीज़न होगा ऐसे, तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस का भी सेल डिवीज़न होगा और न्यूक्लियस का भी सेल डिवीज़न होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर अब हम अगर केंद्रक द्रव्य की बात करें, तो अब केंद्रक द्रव्य होता क्या है, तो मैं बताती हूँ आपको कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है। जैसे ये हो गई हमारी सेल, ठीक है। अब सेल के अंदर हो गया ये केंद्रक। अब ये केंद्रक के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहेंगे। ये है केंद्रक द्रव्य, मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पर केंद्रक के अंदर जो होते हैं इस द्रव्य में, इसमें क्या पड़े रहेंगे, इसमें डीएनए और आरएनए पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं इस द्रव्य में, डीएनए और हमारा आरएनए, ये यहाँ पर रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं कोशिका के नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस की, अगले अंग की। तो यहाँ पर क्या होता है, अगला आता है क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है, एक धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, अब ये धागेनुमा संरचना जो होती है ये भी केंद्रक के अंदर ही पाई जाती है। और यहाँ पर ये हमारा केंद्रक है। कौन सा है हमारा केंद्रक, ये हमारा केंद्रक है। और इसी में कुछ धागेनुमा संरचना पाई जाती है ऐसे। मैं आपको दूसरे कलर से बता देती हूँ, कौन सा कलर लूँ, रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या फिर क्रोमेटिन। और ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा संरचना होती है। और यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये हमारे ये पूरा ही ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। और ये पोर क्या करते हैं यहाँ पर कि ये कुछ चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें, उनको अंदर आने देते हैं और जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालते रहते हैं। और जो अभी हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, ये यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप को यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था बताइए, आप याद करिएगा कि ये क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। किसे कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी ही न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाती है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस जो है ये कहलाती है केंद्रिका। सबसे अंदर वाली जो होती है, सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है ये केंद्रिका है। और ये जो पूरा है हमारा ये है न्यूक्लियस केंद्रक। बताती हूँ अभी आपको मैं, ये पूरा केंद्रक है। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस है। और केंद्रक के अंदर ही हमने पढ़ा था अभी कि क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें पाया जाएगा केंद्रिका में क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर केंद्रिका में भी हो सकता है। और ठीक है, तो मेन चीज़ जो होती है वो होती केंद्रक के अंदर ही है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर ये एनाटॉमी है पूरी की पूरी हमारे न्यूक्लियस की, जो हमने अभी बताया था कि ये क्या कहलाती है, ये सेल का ब्रेन भी कहलाता है और सेल का मैनेजर भी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि इस धागेनुमा संरचना से आगे चलकर क्रोमोसोम बनेंगे, गुणसूत्र बनेंगे और इन्हीं से डीएनए आरएनए बनते हैं। तो यहाँ पर डीएनए आरएनए भी इसी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आगे चलकर गुणसूत्र बन जाते हैं, धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन धागे। ठीक है, और यहाँ पर इससे आगे क्या बनते हैं, डीएनए आरएनए बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पर ये आ गया हमारा केंद्रक जो अभी हमने पढ़ा था, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस।
ये 2 प्रकार के इसमें न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में केंद्रक को देखा, तो यहाँ पर केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जो अभी हमने पढ़ा कि जो क्रोमेटिन होता है वो आगे चलकर क्रोमोसोम में बदल जाता है, गुणसूत्र में बदल जाता है और उसी से आगे चलकर डीएनए और आरएनए बनते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। और यहाँ पर इन दोनों न्यूक्लिक एसिड जो है इनकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। एक वैज्ञानिक आए हमारे, एक साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है। तो उन्होंने डीएनए और आरएनए की खोज की। अब डीएनए न्यूक्लियर एसिड है क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में केंद्रक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? केंद्रक में। जैसे अभी हमने इस टाइप से पीछे ये डायग्राम था तो उसमें हमने आपको बताया कि केंद्रक जो होता है उसमें केंद्रिका होती है और उसके अंदर ही ये सारे क्रोमेटिन नेटवर्क, गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। अब यहाँ पर डीएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 अणु राइबोज शुगर के पाए जाते हैं। और आरएनए में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डाई आ रहा है, डाई मतलब 2 राइबोज, और यहाँ पर सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 1 राइबोज शुगर पाई जाएगी हमारे आरएनए में। और यहाँ पर ये दोनों ही जैविक अणु हैं। अब इन दोनों को जैविक अणु बायोमोलिक्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? जैविक अणु, या फिर क्या कहेंगे? इनको कहेंगे मोलिक्यूल, और वो भी कौन से? बायोलॉजिकल मोलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी अणु में, जिस भी चीज़ में कार्बन प्रेजेंट है वो हमेशा ही जैविक कहलाएगा, बायोमोलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोमोलिक्यूल्स कहलाएगा, जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बायोमोलिक्यूल। और यहाँ पर अगर हम प्रोटीन की बात कर ले, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले, एंजाइम, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में कार्बन होता ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि वैसे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में भी कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए इसे भी जैविक अणु कह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो है हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिक का रिवाइज भी करेंगे, पिछली ट्रिक का, और अभी का जो है वो क्या करेंगे, हम नया भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी बार आ जाता है एग्ज़ाम में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार आ जाता है कि मिर्च जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है कैप्सिसिन वर्णक, ठीक है। कैप्सिसिन वर्णक पाया जाता है। अभी हम इसको याद कैसे रखेंगे? ये हो गई हमारी मिर्च, ठीक है। अब ये कैप्सिसिन जो है इसमें से एक शब्द निकाल लेते हैं हम, कैप, ठीक है। ये कैप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कैप, ये मिर्ची की भी कैप बनी हुई है, ठीक है। तो कैप से हो गया कैप्सिसिन, ठीक है। तो हमको ऐसे याद नहीं सोचना है कि यार हम कैसे क्या याद रख रहे हैं, बस हमको याद रखना है और एग्जाम में सही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिर्ची के ऊपर कैप हो गया कैप्सिसिन, तो यहाँ पर कैप्सिसिन पाया जाएगा। और अगला हमारा है चुकंदर। अब चुकंदर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है विटामिन वर्णक। अब इसमें क्या होता है कि ये है हमारा चुकंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इस ट्रिक को हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर कि जब भी ऐसे तो नॉर्मली तो हम चुकंदर का जूस पीते नहीं है, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कभी कभी हो जाती हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी मम्मी या फिर हमारे घर वाले जो होते हैं वो हमसे क्या कहते हैं कि बेटा पी ले, चुकंदर का जूस पी ले, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा पी ले से कहते हैं ना। तो यहाँ पर बेटा से बीटा याद रख लेना है। क्या याद रखना है? बेटा से हमें बीटा याद रखना है, ये बीटा
बीटा याद रखना है बेटा से, तो यहाँ पर चुकंदर में हमारा पाया जाएगा बीटानीन। तो है ना आसान तरीका। तो यहाँ पर जुड़े रहिए, हम ऐसे ही बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर जो हमने पिछली बार जो कहा था वो कैसे पढ़ा था हमने, तो वो पढ़ा था हमने कि यहाँ पर जो स्टेथोस्कोप होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि उसका आविष्कार किसने किया था, लेनेक ने। तो यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो अपने गले में स्टेथोस्कोप टंगे हुए रहते हैं, तो लेनेक अब नेक में टंगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेनेक हो जाएगा। मैं आपको अभी लिख के बता देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पिछली बार हमने क्या पढ़ा था अभी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्टेथोस्कोप, रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब स्टेथोस्कोप क्या रहता है, ये इस प्रकार का रहता है जो डॉक्टर के गले में टंगा रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने, लेनेक। तो यहाँ पर डॉक्टर लोग नेक में पहनते हैं, ठीक है, नेक में पहनते हैं, इसे याद रखनेंगे, ले और नेक में पहन ले, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था हमारे लेनेक ने। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, याद कीजिए कि टमाटर जो होता है उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, ठीक है। ये है टमाटर। अब टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपीन। अब हमें याद क्या रखना है, सिर्फ पीन, ठीक है, पीन याद रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये टमाटर हो गया, ठीक है, इस टाइप का कुछ टमाटर हो गया। टमाटर भी अच्छे से बना देते हैं, अभी पिछली बार तो हमने अच्छे से फ़ोटो भी लिया था उसका। तो यहाँ पर क्या होता है कि टमाटर के अंदर क्या करेंगे, हम पिन चुबोएंगे, ये पिन से याद रखना है, पिन। तो यहाँ पर टमाटर के अंदर पिन चुबोएंगे तो लाइकोपिन जो है वो टमाटर में वर्णक पाया जाता है। तो इसी ट्रिक के लिए आप बने रहिए ब्राह्मी क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।